हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की क्लास में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पर चर्चा करेंगे, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अभी हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को जो समझेंगे, उससे पहले हमें इन सारी चीजों को समझना जरूरी है। यानी कि ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, समीकरण किसे कहेंगे, घात क्या होता है। तो ये सब चीज समझने के बाद ही हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचान सकते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को पहचान सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को तब हम पहचानेंगे जब इन सारी चीजों को हम पहचान जाएंगे तब। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसे समझेंगे, चर को। चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, पद को इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं, व्यंजक को इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं। इस व्यंजक के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ रहता है, या तो सिर्फ व्यंजक हो सकता है, नहीं तो बीजीय व्यंजक हो सकता है। अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे, आप समझ जाइएगा कि ये बीजीय व्यंजक और व्यंजक क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे समीकरण, उसके बाद घात। ये सारी चीज समझने के बाद ही हम समझेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, यानी कि इक्वेशन देख के आप बता सकते हैं कि ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं। ठीक है, मेरा प्रयास ये है कि कोई भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये नहीं सोचे कि हमें इंग्लिश में इन सब का नाम पता नहीं है। अगर कोई पूछ दे कि वेरिएबल, कोई समीकरण दे दे और उसमें पूछे कि बताओ इसमें वेरिएबल कौन है, अगर आप सिर्फ चर राशि को ही समझिएगा तो वेरिएबल नहीं समझ पाइएगा। इसलिए दोनों भाषा में समझना जरूरी है कि चर राशि, अचर राशि, पद, व्यंजक, समीकरण और घात क्या है। और हमें उसके बाद समझना है जिस पर आज का टॉपिक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चर राशि किसे कहते हैं? चर राशि जैसे ही बोले, इक्वेशन को तो आप देखे होंगे, इक्वेशन के बारे में तो आप जाने होंगे कि इक्वेशन में इस तरह से कुछ लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे कोई संख्या रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही सब क्या है, ये पूरा क्या है, समीकरण है। इसी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन इसके बारे में आप जानते हैं, ये तो समीकरण है, सब जानते होंगे कि समीकरण है, लेकिन इसमें वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, इसमें एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, सिर्फ एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, टर्म्स कितने हैं, ये सब जानना भी तो जरूरी है। सिर्फ इक्वेशन को देख लेने से, जान जाने से, रट लेने से कि हाँ चलो ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना, इतना तक ही समझने से तो नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन हो जाए कि बताओ इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, अगर आपको मालूम नहीं रहेगा, आप लोग नहीं जानिएगा तो नहीं बताइएगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं। ये सब चीज की बेसिक जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। देखिए, 5 + x = 6, यही मेरा समीकरण है। इसमें ये जो 5 है, इस 5 को हम दूसरा कुछ बोल सकते हैं क्या, 6 बोल सकते हैं? नहीं, इस 5 को हम 5 ही बोलेंगे। आप 5 बोलिएगा, हम 5 बोलेंगे। किसी दूसरे बच्चे को बुलाकर अगर पूछते हैं आप कि बताओ ये क्या है, तो आप, वो बच्चा भी बोलेगा 5 है। किसी दूसरे पर्सन से आप पूछते हैं ये बता दीजिए कि ये क्या है, तो वो भी 5 बोलेंगे। यानी कि 5 जो इक्वेशन में है, यानी कोई भी नंबर, सिर्फ 5 ही नहीं, कोई भी नंबर अगर समीकरण में मिले तो उसका मान वही नंबर ही होता है, उसका मान चेंज नहीं होता है। बट अगर इस x का मान अगर पूछे तो आप अभी नहीं बता सकते हैं। क्वेश्चन को पूरी अच्छे ढंग से देखने के बाद ही बताइएगा कि x का मान इस क्वेश्चन में क्या होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 + x = 6। ठीक है, अब इस दोनों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये समीकरण है,
बिल्कुल है। इसे हम हल कैसे करते हैं? इस 5 में हम क्या जोड़ेंगे, यानी कि इस x का मान निकालना है। इस 5 में हम क्या ऐड करेंगे जो 6 आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान दोनों इक्वल होगा, क्योंकि यहां देखिए बराबर का यानी इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। समझ रहे होंगे कि यहाँ बराबर का साइन लगा हुआ है। ये साइन हमें बता रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है। ये लेफ्ट हैंड साइड यानी ये 5 प्लस यहाँ जो मान आएगा वो और ये 6 दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर कैसे होगा? जब ये अभी बराबर नहीं है, जब इस x का मान आएगा तब ये बराबर होगा। तो इस x के जगह पर कोई तो कांस्टेंट होगा ना। कांस्टेंट का मतलब कोई संख्या होगा। ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल है। इसको देख के आप समझ रहे होंगे कि इस 5 में 1 को ऐड करेंगे तो 6 होगा। दूसरा देखिए, तो यहाँ x का मान क्या निकला? इस इक्वेशन में x के जगह पर 1 रखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन इस तरह का ही तो इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, जो कि आप माइंड में तुरंत बोलिएगा 5 में 1 जोड़ना है तो 6। बहुत बड़ा बड़ा नंबर भी आ सकता है जिसको आप तुरंत बोल नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको समीकरण को जिस नियम से हम सॉल्व करते हैं उस नियम का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके मेरा इक्वेशन सॉल्व होगा। ठीक है, यहां देखिए 3 प्लस एक्स इक्वल टू 6 है। यहां भी वही कह रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो यहां हम देखते हैं 3 में हम क्या ऐड करेंगे। 3 में हम क्या ऐड करेंगे जो 6 आएगा, तो आप तुरंत कहिएगा 3 ऐड करेंगे। तो इस x के जगह पर क्या होगा? इस x के जगह पर 3 होगा। अब देखिए, अब समझिए इस दोनों एग्जाम्पल से कि चर का मतलब यानी वेरिएबल क्या है। वेरिएबल को हम x, y, z के नाम से डिनोट करते हैं। इतना आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस चर राशि को हम किस नाम से डिनोट करते हैं? तो इंग्लिश अल्फाबेट x, y, z कुछ भी लिख सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि x, y, z ही हो, कोई भी लेटर हो हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, चर समझे। अब ये तो चर x, y, z अभी हम बोले कि इससे डिनोट करते हैं, तो x, y, z आप जहां देखिएगा कहिएगा चर राशि यानी कि वेरिएबल है। लेकिन इस चर राशि में ये देखिए कि यहाँ पे आया 1x का मान और यहाँ देखिए x का मान 3 आया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही वही पूछ रहा था। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि x का मान क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 का मान देखिए, किसी भी पोजीशन में ये 3 ही रहेगा। इसके तरह, इस x के तरह कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3 नहीं आएगा। यानी जो क्वेश्चन कहेगा उसके ऊपर x का मान आएगा, लेकिन इस 3 में वैसा कुछ नहीं है। अगर किसी बच्चे से आप पूछें कि इस 3 का मान बताओ क्या होगा, तो वो क्या जवाब देगा? अरे 3 का मान तो 3 ही होता है। 6 का मान बताओ कि क्या होगा, तो वो तुरंत आंसर देगा 6 का मान 6 ही होगा। किसी भी संख्या, मान लीजिए 50 का मान क्या होगा, तो वो कहेगा 50 होगा। लेकिन आप अगर उसी पर्सन से, उसी बच्चे से आप पूछते हैं कि x का मान क्या होगा, तो x का मान क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि x का मान क्या आएगा। x मतलब वेरिएबल, मतलब अननोन नंबर, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन जो कहेगा उसके अनुसार आंसर आएगा। ठीक है, यानी जो अपनी वैल्यू को चेंज करते रहता है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, जिसका वैल्यू का कोई लिमिट नहीं है कि हाँ यहाँ इसको x का मान 5 है तो हर क्वेश्चन में 5 आएगा, y का मान 6 आया तो हर एक क्वेश्चन में 6 आएगा। तो आप ये समझे कि चर राशि को हम इंग्लिश अल्फाबेट लेटर यानी x, y, z यानी कोई भी लेटर हो उससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका मान जो है कोई भी फिक्स नहीं होगा। ये क्वेश्चन बताएगा कि इसका मान क्या आएगा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब किसी चर राशि का मान बता सकते हैं। क्वेश्चन
इसके बाद अचर राशि को देखिए। अचर राशि का मतलब जिसका मान स्थिर हो। अचर राशि का मतलब जिसका मान स्थिर हो, चर राशि की तरह वो अपना वैल्यू बदलते नहीं रहेगा। यानी कोई भी नंबर हो, चाहे वो 5, चाहे वो 10, चाहे वो 2, चाहे वो कोई भी नंबर, या निगेटिव नंबर भी हो सकता है, -1, चाहे वो 5/2, ये सब क्या है? ये सब अचर राशि यानी कि कांस्टेंट है। इसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। यानी अचर राशि, इस 5 का मान जब भी 5 किसी भी क्वेश्चन में रहेगा तो 5 ही होगा। हम पहले जानेंगे कि 5 ही है, x के तरह अननोन नंबर नहीं है। यह मान दिया गया है क्या? 5। 10 रहेगा किसी क्वेश्चन में तो अननोन नहीं है, हम जान रहे हैं कि ये 10 है, और किसी भी हालत में इसको 10 ही हम कहेंगे। इसका मान किसी भी हालत में 10 ही होगा। 2 को हम समझ रहे हैं कि ये अननोन नहीं है, इसे हम जान रहे हैं कि ये 2 है, लेकिन इसका अपोजिट यानी इसका उल्टा क्या था? x का मान हमें पहले मालूम नहीं था। सॉल्यूशन निकलने के बाद x का मान मालूम होता है। किसी भी वेरिएबल का मान इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ही आता है। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरिएबल का क्या है? मान है। इतना तक तो समझे कि चर राशि यानी किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में अगर कोई नंबर दिखे तो उसे हम अचर राशि कहेंगे। अगर किसी भी इक्वेशन में x, y, z या कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट लेटर मिले तो उसे हम वेरिएबल यानी कि चर राशि कहेंगे। इतना तक जान गए। अब तीसरा नंबर में आप जानिए कि पद क्या है। ठीक, पद को अब हम समझते हैं कि पद क्या है। कोई एक इक्वेशन हम लेते हैं =0। ठीक है, देखिए हम यहां ये इक्वेशन एक है। इक्वेशन तो आप सब जानते होंगे, ये एक समीकरण है और समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो हम अभी समझ रहे हैं कि पद। इस समीकरण में हम आपसे पूछें कि बताइए कि इस समीकरण में कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, तो आप क्या बोलिएगा? अगर आप लोगों को मालूम होगा तो आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 टर्म्स है। और देखिए इसी को हम इस तरह से लिख दें, अब आपसे पूछे कि बताइए कितने टर्म्स हैं, तो आप कहिएगा 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें 4 आप बोले, इसमें 5 बोले। अब इसको समझिए, इसमें 5 टर्म्स नहीं है, इसमें भी क्या है? 4 टर्म्स हैं। यानी ये जो मल्टीप्लाई 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां 2x बना, यही है ना? 2 के साथ यानी किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो अपने आप में एक टर्म्स होगा, 2 टर्म्स नहीं होगा। 2 टर्म तब बनेगा जब ये बीच में प्लस या कोई भी माइनस भी लग सकता है, प्लस या माइनस का साइन लगेगा तब ही ये अलग अलग हो सकता है। तो आप टर्म्स को कैसे जानिएगा, टर्म्स कैसे समझिएगा? टर्म हम तब कहेंगे या तो कोई वेरिएबल मिले, वेरिएबल को हम v से अभी डिनोट कर रहे हैं, v से समझ जाइएगा कि ये वेरिएबल का चर्चा है। या तो कोई वेरिएबल x, y, z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो कोई कांस्टेंट यानी कि 5, 6, -2, -4 कुछ भी हो सकता है। या तो कोई वेरिएबल अपना एक टर्म्स है, या तो कोई कांस्टेंट अपना एक टर्म्स होगा, या तो वेरिएबल इनटू वेरिएबल यानी कि चर राशि इनटू चर राशि। जैसे कि कोई एक चर राशि हम लेते हैं, माना कि y, क्या है? y इंटू वाई, y इंटू वाई, इसको हम y स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही होगा, y स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये एक अपना टर्म्स है। अभी ही हम बोले थे ना, इस 2x को अभी क्या लिखे थे? 2 इंटू x। तो ये दोनों अलग नहीं हुआ, क्यों?
क्योंकि उस वेरिएबल के साथ ये जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अपना एक टर्म्स है। ठीक है, इस वेरिएबल के साथ वेरिएबल क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एक अपना टर्म्स है। इन दोनों को अलग अलग हम नहीं कहेंगे, यानी इन दोनों को दो टर्म्स नहीं कहेंगे, ये एक ही टर्म्स है। ठीक है, या तो वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, या तो वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, जैसे कि ये, जैसे कि 2 इंटू एक्स। जरूरी नहीं है कि 2 इंटू एक्स ही है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। 5 इंटू एक्स, कोई वेरिएबल हो सकता है। 5 इंटू वाई इक्वल टू 5y, कोई भी वेरिएबल और कोई भी कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल और कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा, वो अपने आप में एक टर्म्स होगा। यहां तक क्लियर होगा आपका? तो हम यहां तक समझे हैं कि ये वेरिएबल इंटू वेरिएबल भी अगर मिलेगा, यानी कि वाई स्क्वायर कहीं मिले, तो आप ये नहीं सोचिएगा वाई स्क्वायर यानी वाई इंटू वाई है तो ये दो टर्म्स हुआ, नहीं, वो एक ही टर्म्स होगा। अगर आपको ये 2x मिले तो आप ये नहीं कहिएगा कि ये दो टर्म्स है, यानी 2 अलग है x अलग है, नहीं। यहां देखिए 2 के साथ में x है, तो या तो कोई अलग से वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को आप देखिए कि ये अलग है, इसमें कोई भी कांस्टेंट राशि मिला हुआ नहीं है। इसमें देख रहे हैं इस कांस्टेंट राशि में ये x मिला हुआ है, इसका मतलब है जो ये टर्म्स दो टर्म्स नहीं है, एक टर्म्स है, यानी ये एक पद है, ये y एक अपना पद है। और ये जो देख रहे हैं 4, ये भी अलग है, यानी ये भी अपना एक टर्म्स है। यानी किसी भी टर्म्स के बाद प्लस या माइनस का साइन हो तो वो टर्म्स अलग अलग हो जाता है, उसे हम अपना एक टर्म कहेंगे। जैसे इस 4 के बाद यानी प्लस का साइन लग गया तो ये 2x में मिला हुआ नहीं है, ये क्या है, ये अपना एक टर्म हो गया, एक टर्म हो गया। इसके बाद ये 2x जो है, 2 के बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन है क्या, नहीं है, तो ये 2x अपना एक टर्म्स हो गया, तो मेरा दो टर्म्स हो गया। फिर देखते हैं प्लस का साइन है, फिर एक y वेरिएबल है, ये भी अपना एक टर्म्स हो गया। इक्वल टू का साइन है बीच में लगा हुआ, देखिए उसके बाद जो ये 0 है ये अपना एक टर्म्स है। यानी कहने का मतलब कि पद को हम या तो वेरिएबल से समझेंगे, सिर्फ वेरिएबल रहेगा, या तो सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, या वेरिएबल इंटू वेरिएबल यानी चर राशि गुने चर राशि उसका रहेगा, नहीं तो चर राशि इंटू अचर राशि, वो एक टर्म्स होगा। तो आप कोई भी इक्वेशन को देख के आप बता सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं। चलिए एक दो एग्जांपल लेके हम अब टर्म्स को समझते हैं। हम इन दो इक्वेशन में क्या करने वाले हैं, अभी टर्म्स को काउंट करेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं। ये पूरे क्या है, ये इक्वेशन यानी कि समीकरण है, इसमें कितने पद हैं ये बताइए। हम इसमें देखते हैं कि 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और अभी हम आपको क्या बताएं कि जब कोई कांस्टेंट या वेरिएबल अपने आप में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो एक अपना टर्म्स होगा, दोनों मिलके एक टर्म्स होगा। कब, जब दोनों मल्टीप्लाई के पोजीशन में रहेगा। प्लस और माइनस के पोजीशन में अगर रहेगा तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई के पोजीशन में रहता है तो वो अपना एक टर्म्स होता है। जैसे ये 5x को देखिए, x के साथ 5 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 5x एक टर्म्स हो गया। यहां देखते हैं ये 2 जो है, इस 2 के साथ ना कोई वेरिएबल है ना कोई और कांस्टेंट है, तो ये हम देख रहे हैं ये 2 जो कांस्टेंट है ये भी अपना एक टर्म्स है। तो मेरा इस इक्वेशन में दो टर्म को, हम दो पद को काउंट कर लिए। यहाँ y देखते हैं, प्लस साइन के बाद ये जो y है ये भी अकेले है, इसके साथ में कोई नहीं है, यानी कि ये भी एक अपना पद है। इक्वल टू के साइन के बाद ये 6 हम देखते हैं, इस 6 को भी हम देख रहे हैं, इसके साथ भी ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो, यानी ये 6 भी क्या है, अपना एक टर्म्स है। हम यहां देखें 1 2 3 4 टर्म्स है, ठीक है।
इसमें भी हम देखते हैं ये 6 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम दो टर्म्स नहीं कहेंगे, दो पद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक है। 6 के साथ y मल्टीप्लाई हो चुका है और मल्टीप्लाई होके ये 6y बना है, तो ये एक टर्म्स हुआ, ये दूसरा टर्म्स हो गया, तीसरा पद ये हो गया और चौथा पद ये हो गया। पद को तो आप समझ लीजिए, पद किसे कहते हैं? या तो कोई चर राशि मिलेगा, चर राशि मतलब एक्स वाई जेड, या तो कोई अचर राशि यानी कि कोई भी नंबर, या तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर मिलेगा, है ना, वेरिएबल इंटू वेरिएबल, या तो आपको चर और अचर का कॉम्बिनेशन यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो आप लोग इक्वेशन में पद को आराम से काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसमें इस समीकरण में कितने पद हैं। ठीक है, अब हमें समझना है व्यंजक। सबसे पहले हम व्यंजक समझते हैं कि व्यंजक क्या है, फिर उस व्यंजक में आपको हम डिफरेंस बताएंगे कि इस व्यंजक में एल्जेब्रिक बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और सिर्फ एक्सप्रेशन यानी कि सिर्फ व्यंजक किसे कहेंगे। फिर से हम इक्वेशन लेते हैं, इक्वल टू 6, ये समीकरण है। आप इसको एक परफेक्ट क्वेश्चन नहीं मानिएगा, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बीजीय व्यंजक और व्यंजक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है नहीं, यानी कि इसका आंसर इस 6 के बराबर तो होगा नहीं, इसलिए ये एक परफेक्ट क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ आपको समझना अभी है कि बीजीय व्यंजक कैसा होता है, किसे कहेंगे बीजीय व्यंजक और सिर्फ व्यंजक किसे कहेंगे। ठीक है, पहले व्यंजक को समझिए। इसमें हम देख रहे हैं ये टर्म्स, ये टर्म्स, ये टर्म्स और इस टर्म्स सबको मिलकर ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वल टू का साइन अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि व्यंजक में इक्वालिटी का साइन यानी बराबर का साइन नहीं होता है। अगर बराबर का साइन लग जाएगा तो उससे हम एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक नहीं कहेंगे, उसका नाम चेंज हो जाएगा। इसमें हम जैसे ही इक्वालिटी का साइन लगा देते हैं तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसे हम व्यंजक नहीं कहेंगे, इस पूरे डब्बे को हम व्यंजक नहीं कहेंगे, तब इसका नाम इक्वेशन यानी समीकरण हो जाएगा। लेकिन जब ये इक्वल टू यानी इक्वालिटी का साइन नहीं रहेगा तब हम इसे क्या कहेंगे? व्यंजक कहेंगे, यानी कि ये एक व्यंजक है। कैसे? समझिए। इसमें क्या क्या है? इसमें हमें दिख रहा है कुछ वेरिएबल है, कुछ कांस्टेंट है, यानी और कहीं पे हमें टर्म्स भी दिख रहा है, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन यानी मिश्रण दिख रहा है। अब समझिए, ये 9x एक टर्म्स है, 2x एक टर्म्स है, y एक टर्म्स है, और इस तीनों का ये तीनों मिलके एक व्यंजक तैयार हो गया है। ये तीनों जो मिलके तैयार हुआ है, यानी एक डब्बे में अगर इसे हम बंद कर दे इस तीनों को, तो ये क्या है? व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस या माइनस का साइन लग जाएगा, यानी ये आपस में रिलेशनशिप में है, यानी कहीं पे ये प्लस हो रहा है, मिल रहा है, कहीं पे ये माइनस हो रहा है, यानी कहीं ये घट रहा है। ठीक है, कहीं पे ये बढ़ रहा है और कहीं घट रहा है, यानी कि ये सब आपस में रिलेशनशिप में है। और जब 2 या 3 टर्म्स या जितने भी टर्म्स हों, कोई अंत नहीं है इक्वेशन में कि टर्म्स इतने ही होंगे, इक्वेशन में 2 टर्म्स ही होंगे, 3 टर्म्स ही होंगे या 1 टर्म्स ही होंगे, नहीं, एक से अधिक ही तो होंगे, जबकि इक्वल टू का साइन लग जाएगा किसी भी समीकरण में, एक से अधिक होंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि ये जो है आपस में जब इन सब का रिलेशनशिप में रहेंगे, यानी इस प्लस में माइनस में रहेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर ये प्लस और माइनस का साइन हटा दिया जाए तो टर्म्स है। इस प्लस और माइनस के साइन को अगर हम हटा दें तो ये व्यंजक नहीं है, ये टर्म्स है। अगर ये प्लस हो या माइनस कुछ भी हो सकता है, अगर ये प्लस और माइनस का साइन दे दें और इन सब को एक डब्बे में बंद कर दे तो इस पूरे डब्बे को हम क्या कहेंगे? व्यंजक कहेंगे, यानी एक्सप्रेशन कहेंगे। इतना समझ गए? अब आपको ये समझना है
फिर हम एक समीकरण लिखते हैं, ठीक है। ये समीकरण बन गया। क्यों बन गया? इक्वालिटी का साइन लगा दिए, बराबर का साइन लगा दिए, ये समीकरण हो गया, ठीक है। इसमें देखिए कि 9 के साथ x है, यानी कि इस कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, यानी अलजेब्रा अल्फाबेट लेटर है, यानी इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर x है, y है, यानी हम देख रहे हैं अल्फाबेट का प्रयोग कर रहे हैं, वेरिएबल मिला हुआ है, यानी इसका नाम हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देंगे। और इक्वालिटी के साइन के बाद जो संख्या रहता है उसे भी हम व्यंजक ही कहते हैं। बराबर के साइन के बाद अगर किसी समीकरण में, समझिए यहां से, अगर किसी समीकरण में अगर कोई भी कांस्टेंट राशि मिले उसे पद नहीं कहते हैं, उसे हम पद कहते हैं, गिनती करते हैं, बट उसे व्यंजक भी हम कहते हैं। वो एक पद भी है और वो एक व्यंजक भी होता है। क्यों? क्योंकि वो समीकरण में मौजूद है, वो अलग कहीं लिखा हुआ नहीं है, समीकरण में मौजूद है, इसलिए ये भी एक व्यंजक है और ये भी व्यंजक है। तो इसमें इंग्लिश अल्फाबेट लेटर है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक हो गया, और इसमें कोई अल्फाबेट लेटर नहीं है, यानी इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर कुछ है नहीं है ना, तो ये 7 जो है सिर्फ व्यंजक है। सिर्फ क्या है? व्यंजक है। तो आप बीजीय व्यंजक और सिर्फ व्यंजक में अंतर समझ गए होंगे कि जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट का प्रयोग किया जाएगा उस व्यंजक को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक यानी बीजीय व्यंजक कहेंगे, और जिस व्यंजक के साथ में कोई इंग्लिश अल्फाबेट लेटर नहीं हो तो उसे हम सिर्फ एक्सप्रेशन यानी कि सिर्फ व्यंजक कहेंगे, ठीक है। अब समीकरण तो आपको हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि ये टोटल, ये जो व्यंजक में, एक्सप्रेशन में ये इक्वालिटी का साइन सिर्फ लगा देंगे, इस व्यंजक में इक्वालिटी का साइन लगा देंगे तो ये समीकरण हो गया। इतने दूर को एक्सप्रेशन कहेंगे, सिर्फ इसको टर्म्स कहेंगे, अगर सिर्फ इसको देखिए तो ये कांस्टेंट हो गया, सिर्फ इसे देखिए तो ये वेरिएबल हो गया, और सबको मिला देंगे तो ये समीकरण हो गया। समझे मेरी बात को? ये टोटल सब ऐड कर दे एक साथ में तो ये समीकरण हो गया। कहने का मतलब यहां ये समझिए कि सारे जितने भी व्यंजक हैं यानी जितने भी टर्म्स हैं, सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन को हम, सारे टर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी सारे पद का मिश्रण व्यंजक कहलाता है। और व्यंजक जो है, दो व्यंजक आपस में मिलके क्या बनता है? समीकरण बनता है। यानी ये भी व्यंजक और ये व्यंजक, और दोनों के बीच में अगर बराबर का साइन लगा हुआ हो तो उसे हम समीकरण कहते हैं। तो आप इन सब में अंतर समझ रहे होंगे कि समीकरण किसे कहते हैं, व्यंजक किसे कहते हैं, टर्म्स किसे कहते हैं, चर राशि क्या हुआ, अचर राशि क्या हुआ, ये सब आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे इस वीडियो में। समीकरण को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इस 5x ये एक टर्म्स, ये 3 एक टर्म्स, ये y एक टर्म्स, इक्वालिटी का साइन और 2, इन सब का कॉम्बिनेशन यानी सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन यानी कि व्यंजक का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? समीकरण यानी इक्वेशन कहलाता है। ये इक्वेशन हुआ। इक्वेशन को आप कैसे समझिएगा? जिसमें जहां पे आप इक्वल टू का साइन देख लीजिएगा, बराबर का साइन देख लीजिएगा, और पूरे पूछा जाए ये पूरा क्या है, आप कह दीजिएगा इक्वेशन है। अगर कोई आपसे पूछे कि इक्वालिटी के साइन के पहले बताओ तो वो क्या है, टर्म्स है या एक्सप्रेशन है, तो क्या कहिएगा? आप कहिएगा, अगर ये सारा पूछे आपसे कि ये सब क्या है तो ये एक्सप्रेशन है। इक्वालिटी का साइन से पहले सिर्फ आपसे पूछे तो वो एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक है। कौन सा व्यंजक है? तो उसमें देख लेना है कि एक्स वाई जेड कुछ लगा हुआ है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इस इक्वालिटी के साइन के बाद सिर्फ ये एक्सप्रेशन मिले तो उसे सिर्फ हम
एक्सप्रेशन कहेंगे। जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सिर्फ एक्सप्रेशन कहेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट मिक्स है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर पूरा पूछे ये सारा बताओ इक्वालिटी के साइन के साथ में क्या है तो वो समीकरण है। सिर्फ एक के बारे में पूछे कि ये 5x क्या है तो क्या ये एक्सप्रेशन होगा क्या? सिर्फ 5x के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि 5x क्या व्यंजक है, आप कहिएगा नहीं, ये एक टर्म्स है, ये पद है। 3 के बारे में कोई पूछे क्या है तो ये एक कांस्टेंट भी है और पद भी है। ये कांस्टेंट राशि भी है और इसे हम पद भी कहेंगे। y को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल भी कहेंगे और ये अपना एक टर्म्स भी हुआ। कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। हमें विश्वास है आप लोग समीकरण तक बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हमें समझना है घात क्या होता है, यानी डिग्री क्या है। फिर से हमें एक इक्वेशन लेने की जरूरत होगी इस घात को समझने के लिए। हम ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन है। ऑलरेडी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन है। अब देखिए इस 9x में इस x के ऊपर कोई डिग्री लगा हुआ है, कोई पावर है क्या, कोई घात है इसमें? नहीं है। इस 6 और y के ऊपर देखते हैं कोई घात है? हाँ है, 2 का घात है। प्लस का साइन इस 2 के ऊपर कोई घात है? नहीं है। 8 के ऊपर कोई घात है? नहीं है। यानी हम देख रहे हैं 2 घात है यानी 2 स्क्वायर है, 6y स्क्वायर है यानी इसमें 2 का घात है। यानी इसका डिग्री अगर आपसे कोई घात अगर पूछे यानी डिग्री क्या है तो ये क्या होगा, 2। कौन सा है, 2। इस x के ऊपर कोई डिग्री है क्या? नहीं है। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कोई डिग्री, कोई भी घात नहीं हो तो उसमें समझिए कि 0 1 होता है। उसमें क्या होता है, 0 1 घात होता है, 0 1 पावर होता है। इसमें 2 का पावर लगा हुआ है। लेकिन अगर जिसमें पावर नहीं हो फिर भी उसमें हम समझते हैं कि 0 1 पावर है। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि ये इस x पर कोई पावर नहीं है, इसका हम 0 पावर कहेंगे। यानी कि इस x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो अगर आपसे कोई पूछे कि x में कितना, मतलब कौन डिग्री क्या है, तो आप कहिएगा 0। आप कह दीजिएगा फटाक से 0। लेकिन नहीं, रॉन्ग हो सकते हैं आप। कैसे? किसी भी संख्या, मान लीजिए यहाँ y से यहाँ 2 लगा हुआ है तो यानी y स्क्वायर, y इंटू वाई। अगर इसमें 0 कहिएगा तो इस x के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 होगा। आप लोग यही, हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। मल्टीप्लाई जब सीख रहे होंगे आप लोग, यानी जब गुना सीख रहे होंगे तो क्या सीखे होंगे, किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आप सिर्फ इसमें डिग्री बताइएगा कि 0 है तो आप रॉन्ग हो सकते हैं। 0 1 है। किसी संख्या में अगर कोई भी पावर नहीं है तो उसका पावर 0 1 है। क्या बोलिएगा, उसका पावर 0 1 होता है, 0 नहीं होगा। ये नहीं कह सकते कि कोई पावर नहीं है तो 0 पावर है, नहीं, 0 1 पावर है। यानी इस 1 को अगर हम बोलेंगे कि x में 1 पावर है, x में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x ही होगा। x में अगर, समझिए यहाँ x में अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यानी x इंटू एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन 0 से क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम 0 को अगर हम बोलेंगे कि इसका डिग्री 0 है तो ये गलत हो सकता है, रॉन्ग होगा। 0 1 है, क्या बोलेंगे, 0 1 है। यहां तक आप समझे। घात को भी समझ लीजिए, यानी जो पावर रहता है जो उसे हम डिग्री कहते हैं यानी घात कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो टॉपिक था आज, एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो हम रैखिक समीकरण, इस समीकरण को तो हम पढ़ रहे हैं, बस ये रैखिक क्यों लग गया इसमें ना, इतना तो आप सोच सकते हैं कि ये समीकरण तो अभी तक हम पढ़े कि ये समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इक्वालिटी यानी कि बराबर का साइन लगा हुआ है
तो इसे हम समीकरण कहेंगे। लेकिन ये रैखिक नाम क्यों दिया गया है? ये रैखिक नाम जो दिया गया है समीकरण से पहले, क्यों? उसका कुछ तो नियम होगा। रैखिक समीकरण को पहचानने के लिए कोई नियम तो होगा ही। बिल्कुल है। हम देखेंगे, इस समीकरण में हम वेरिएबल पर ध्यान देंगे, यानी कि चर राशि पर हमें ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? इस समीकरण में रैखिक समीकरण को पहचानने के लिए हमें कांस्टेंट पे नहीं, वेरिएबल पर ध्यान देना होगा। और उसका जो पावर है कितना होना चाहिए? हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, यानी अधिकतम पावर 1 होना चाहिए। इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, पूरे इक्वेशन को देखना है, एक टर्म्स नहीं देखना है, पूरे इक्वेशन में देखना है कि इस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल होंगे उसका कितना होना चाहिए? पावर 1 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 1 चाहिए। अगर 2 पावर रहेगा तो वो रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। मेरी बात को हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो आप समझ रहे होंगे कि रैखिक समीकरण को पहचानने के लिए, लीनियर इक्वेशन को पहचानने के लिए क्या जरूरी है? वेरिएबल को देखेंगे। वेरिएबल को देखना जरूरी है कि इसका पावर कितना है, इस पे पावर कितना लगा हुआ है। अगर वेरिएबल, हर एक जितने भी वेरिएबल 1 हो, 2 हो, 3 हो, सिर्फ रैखिक समीकरण को पहचानने के लिए, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ रैखिक समीकरण को पहचानने के लिए आपको वेरिएबल पर ध्यान देना होगा। कौन से वेरिएबल पर? जितने भी इक्वेशन में वेरिएबल होंगे सभी वेरिएबल पर क्या ध्यान देना होगा कि उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। चलिए हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं। इसमें हम वेरिएबल पहले देखेंगे कि कहां कहां वेरिएबल है। यहां हम देखते हैं x वेरिएबल है, यहां देखते हैं ये y भी मेरा जो है वेरिएबल ही है। अब तो कोई वेरिएबल नहीं है। हम देख रहे हैं कि x में कोई पावर नहीं लगा हुआ है। आप तुरंत सोचिएगा, अभी ही बताए हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल में, चर राशि में कोई पावर नहीं तो 0 1, यानी उसका पावर 1 हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर संख्या चेंज नहीं होता है, संख्या वही रहता है। इसलिए हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी संख्या में हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संख्या के मान में चेंजिंग नहीं होगा। तो इसलिए इस x का वैल्यू कुछ भी नहीं तो 1 है, 0 1 है। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां देखिए दूसरे वेरिएबल को हम देखते हैं। इस y में स्क्वायर लगा हुआ है, इस y में स्क्वायर लगा हुआ है, यानी इसका पावर 2 हो गया। क्या ये लीनियर रहा? क्या ये रैखिक समीकरण जो भी आप पढ़ रहे हैं, क्या ये जो समीकरण है रैखिक है क्या? क्या ये इक्वेशन लीनियर है क्या? नहीं है। आप तुरंत कहिएगा कि अभी तो आप बताएं कि सिर्फ क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर 0 1 होना चाहिए, लेकिन यहां देख रहे हैं वेरिएबल में 2 पावर है, इसलिए ये लीनियर नहीं है। लीनियर इक्वेशन को आप समझे होंगे। अगर किसी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल होंगे उसका पावर लीनियर जांच करने के लिए, यानी रैखिक समीकरण को जांच करने के लिए उसका पावर पर ध्यान देंगे कि पावर, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। अगर पावर 1 होगा तो वो लीनियर होगा। पावर 1 से ज्यादा एक भी वेरिएबल में निकल जाए तो उस इक्वेशन को लीनियर नहीं कहेंगे। जैसे ये इक्वेशन, ये अभी लीनियर नहीं है। देखिए हम इसको लीनियर बना देते हैं। इस 2 को अगर नहीं रहे, मान लिया जाए कि इस इक्वेशन में 2 अभी नहीं था, पावर 2 नहीं है, क्या ये लीनियर है? बिल्कुल है। अब ये लीनियर है कैसे? इस x में भी कोई पावर नहीं है तो 0 1 है, इस y में भी कोई पावर नहीं है तो 0 1 है। इसका मतलब ये लीनियर है, ये रैखिक समीकरण है। इसे हम रैखिक समीकरण का नाम देंगे। रैखिक समीकरण को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज और लगा हुआ है इस समीकरण में, कहता है एक चर वाले। हमें क्या पढ़ना था अभी? एक चर वाले। चर का मतलब जानते ही हैं, अभी हम पढ़ाए हैं एक्स वाई जेड। चर को हम एक्स वाई जेड यानी इंग्लिश अल्फाबेट लेटर से हम डिनोट करते हैं,
यानी कहीं भी किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई जेड मिले तो इसका मतलब ये वेरिएबल है। एक्स अगर किसी अल्फाबेट में एक्स वाई मिले तो इसका मतलब ये वेरिएबल है और इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरिएबल का मान होता है। इक्वेशन सॉल्यूशन कब निकलेगा? जब इस x का मान निकलेगा किसी भी क्वेश्चन में, जब y का मान निकलेगा किसी भी क्वेश्चन में, वही मेरा समीकरण का हल हुआ। ठीक है, अगर हम x का मान, y का मान, z का मान कुछ भी हो अगर क्वेश्चन में, अगर उसका मान निकाल लेते हैं तो मेरा समीकरण क्या है? हल हो गया। ठीक है, तो कहता है यहां एक चर वाले, हम देखेंगे पूरे समीकरण में हमें देखना है, यानी ये मेरा पूरा समीकरण जो है इसे हमें अच्छी तरह से देखना है कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, यानी कितने चर हैं। हम यहां देखते हैं इसमें दो चर है। क्या ये एक चर वाला हुआ? क्या नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें एक चर सिर्फ मांगता है, वन वेरिएबल। क्या मांग रहा है? वन वेरिएबल चाहिए हमें। तो यहां हम देखते हैं इसमें दो वेरिएबल है, यानी दो चर राशि है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट ये वन वेरिएबल नहीं है। हमें क्या देखना है? टॉपिक मेरा क्या था? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम किसे कहेंगे? 9x + 6 + 2 = 8। क्या ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है? क्या ये पहले देखिए समीकरण है? बिल्कुल है। कैसे? इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है तो समीकरण है, बराबर का साइन लगा हुआ है तो समीकरण है। ठीक है, अब हमें देखना है कि चर राशि कहां कहां है। हम देख रहे हैं 9 के साथ जो x है बस यही चर है, तो सिर्फ x ही नहीं हो सकता है, यहां y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी लेटर लिख सकते हैं, n m p o कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल है, यहां कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में हमें एक ही चर मिल रहा है, यानी ये वन वेरिएबल है। बिल्कुल है, आप पहचान सकते हैं कि वन वेरिएबल वाले इक्वेशन को कैसे आप पहचानिएगा? जिस समीकरण में मात्र एक चर मिले, यानी एक चर राशि मिले, उसे हम एक चर वाले समीकरण कहेंगे। अगर इन दोनों को पूछा जाए एक चर वाले रैखिक समीकरण बताइए, एक चर वाले रैखिक समीकरण ये है ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल का ही पावर देखना है, वेरिएबल एक ही चाहिए, तो एक तो इस इक्वेशन में है ही, और इसमें पावर देखना है तो पावर इसमें 2 3 4 5 कुछ नहीं लगा हुआ है। अगर कुछ पावर नहीं है तो 0 1 पावर है, तो हाईएस्ट पावर लीनियर इक्वेशन में मांगता है हाईएस्ट पावर 1, तो इसमें 1 पावर है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये है। आप लोग समझ रहे होंगे, अगर इसी में y² लगा हुआ रहता तो ये लीनियर नहीं होता, ये ना तो लीनियर होता और ना तो ये वेरिएबल होता, वन वेरिएबल होता। ये क्या हो जाता? अलग समीकरण होगा जो हम आगे के वीडियो में आप लोग को समझाएंगे, लेकिन आज हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण तक ही पढ़ना था और उसको आप समझ रहे होंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में सिर्फ एक चर चाहिए और उस चर का भी घात जो है 1 होना चाहिए, यानी उस चर का पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इक्वेशन को देख के अब एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी समीकरण को देख के आप बता सकते हैं क्या ये रैखिक है, क्या ये वन वेरिएबल है, यानी एक चर वाले हैं। इक्वेशन को देख के बता सकते हैं। अगर आप पूरी वीडियो को देखे होंगे तो बिल्कुल बता सकते हैं, अगर नहीं समझे तो प्लीज बैक जाइए और फिर से देखिए, फिर भी समझ नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे, बिल्कुल देंगे। तो आज इतना तक है, आगे हम समझेंगे टू वेरिएबल वाले।
दो चर वाले समीकरण को हम समझेंगे। चलिए, पूरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।